नमस्कार, मैं आपके साथ अंकित मिश्रा और आप देख रहे हैं डे 24 भारत। अब वक्त हो चला है इतिहास के पन्नों को खंगालने का। आज का इतिहास कितना खास हो रहा है और आज के दिन इतिहास में क्या कुछ घटित हुआ है, ये आप तक पहुंचाने का। आज के इतिहास में बात कर लेते हैं त्रिशंकु लोकसभा की सूरत में, जब आमतौर पर सबसे बड़े दल की तरफ से सरकार बनाने का दावा पेश किया जाता है तो वहीं एक नेता ऐसा भी थे जिन्होंने ये सब मना कर दिया। आज उसी दिन की बात कर लेते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी ने वर्ष 1996 में इसी आधार पर न केवल सरकार बनाने का दावा किया था, बल्कि तत्कालीन राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा ने उन्हें प्रधानमंत्री पद की शपथ भी दिला दी थी। ये बात अलग है कि 13 दिन बाद उन्हें इस्तीफा देना पड़ा, क्योंकि किसी भी दल ने उनकी सरकार का समर्थन करने से इनकार कर दिया था। वे बहुमत का दावा नहीं पेश कर पाए, लेकिन परंपरा के उलट राजीव गांधी ने वर्ष 1989 में सरकार बनाने से इनकार कर दिया। हालांकि वे उस समय प्रधानमंत्री थे और लोकसभा चुनाव में हारने के बावजूद 197 सीट जीतकर कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनी थी। जनता दल को महज 143 सीट पर ही सफलता मिली थी। दरअसल 1984 के चुनाव में राजीव गांधी को 414 सीटों पर सफलता मिली। इस नाते 1989 में 217 सीटों का नुकसान हुआ, तो उन्होंने इसे अपने खिलाफ जनादेश मानते हुए प्रधानमंत्री पद से ही इस्तीफा दे दिया। इसको कहा जाता है कि अपने स्वविवेक से इस्तीफा दे देना, या यूं कहें कि अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करना, जो आज के नेताओं में आपको कम नजर आता है। विश्वनाथ प्रताप सिंह यानी वीपी सिंह के नेतृत्व में 1989 में बनी जनता दल की सरकार को दो परस्पर विरोधियों विचारधाराओं वाले दलों ने बाहर से समर्थन दिया था। इस सरकार को एक तरफ भाजपा का सहारा था तो दूसरी तरफ वामपंथी दलों का। ये बात अलग है कि भाजपा ने समर्थन वापस लेकर इस सरकार को 11 महीने में ही गिरा दिया और इसके बाद जनता दल टूट गया। चंद्रशेखर के नेतृत्व वाले धड़े को राजीव गांधी ने बाहर से समर्थन देकर चंद्रशेखर को प्रधानमंत्री बनवा दिया था। राजीव गांधी अपने छोटे भाई संजय गांधी को 1980 में विमान हादसे में हुई मौत के बाद इंडियन एयरलाइंस के पायलट की नौकरी छोड़कर अकेले पड़ गई अपनी मां इंदिरा गांधी की मदद के लिए राजनीति में आए थे। लेकिन 31 अक्टूबर 1984 को प्रधानमंत्री रहते इंदिरा गांधी की हत्या हो गई, तो राजीव गांधी को प्रधानमंत्री का पद संभालना पड़ा। तब वे महज 40 वर्ष के थे। उन्होंने लोकसभा भंग कर 1984 में ही मध्य अवधि चुनाव घोषणा कर दी। उन दिनों पंजाब और असम में आतंकवाद का बोलबाला था, लिहाजा इन दोनों राज्यों के 27 सीटों पर चुनाव 1984 में नहीं हो पाए। 3 चरणों में हुए चुनाव में कांग्रेस को जबरदस्त सफलता मिली। पहले 404, फिर असम व पंजाब में 10 और सीटें यानी कुल 414 सीटें जीतकर राजीव गांधी ने अपनी मां इंदिरा और अपने नाना जवाहरलाल नेहरू के कीर्तिमान को तोड़ दिया था। भाजपा को 1984 में महज 2 सीटों पर सफलता मिल पाई। उत्तर प्रदेश में तब 85 सीटें हुआ करती थी। बागपत और एटा को छोड़कर बाकी सभी 83 सीटों पर कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार उतारे और सभी जीत गए। इस चुनाव में कांग्रेस को राष्ट्रीय स्तर पर 49% से ज्यादा मत मिले थे। बागपत में चौधरी चरण सिंह और एटा में उन्हीं की पार्टी के प्यारे मियां चुनाव जीत गए थे। भाजपा के शिखर पुरुष अटल बिहारी वाजपेयी को ग्वालियर में हार का मुंह देखना पड़ा था। कद्दावर नेता हेमवती नंदन बहुगुणा को इलाहाबाद में फिल्म अभिनेता अमिताभ बच्चन ने धूल चटा दी थी। इसी चुनाव में एक नया इतिहास और रचा गया था। एनटी रामाराव की पार्टी तेलुगु देशम ने कांग्रेस के बाद सबसे ज्यादा सीटें जीतकर कीर्तिमान स्थापित किया था। आंध्र में इस पार्टी ने कांग्रेस के अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को रोक दिया था। भाजपा के जो उम्मीदवार विजयी हुए थे वे थे जंगा रेड्डी और AK पाटिल। जंगा रेड्डी ने आंध्र प्रदेश की हनमकोड़ा सीट पर PV नरसिम्हा राव को पटखनी दी थी। वहीं राव, जो कि केंद्र में मंत्री रह चुके थे और 1991 में देश के प्रधानमंत्री बने थे। AK पटेल गुजरात की मेहसाणा सीट से विजयी हुए थे। और इस पूरे त्रिशंकु लोकसभा की सूरत को एक आमतौर पर देखा जाए तो सबसे बड़े दल की तरफ से सरकार बनाने का दावा पेश हुआ, और इन सब के बीच जो सत्ता का संघर्ष देखने को मिला वो एक अलग रूप। लेकिन तब भी राजीव गांधी ने इस बात को स्वीकार कर लिया कि उनकी सरकार बनने की स्थिति में है, लेकिन जो नुकसान हुआ इस वजह से वो सरकार बनाना नहीं चाहते। आज के इतिहास में फिलहाल आज के लिए इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर, करेंगे इतिहास की बात। तो तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।